प्रिय ISPCS एस्पिरेंट्स, अभी UPSC का रिज़ल्ट निकला है 2023 वर्ष का। हमारे भी 7 स्टूडेंट इसमें फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। मेरी फेसबुक पर और मेरे फेसबुक के ग्रुपों में इससे संबंधित अखबारों में जो समाचार आए हैं वो प्रकाशित हैं, फेसबुक पर मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि UPSC में आखिर ऐसा क्या है कि सारा हिंदुस्तान UPSC के सिलेक्शन के पीछे भागता है। 18-20 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं, जैसा कि मुझे किसी स्रोत से ज्ञात हुआ, और करीब करीब 10-12 हज़ार लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। अगर 500 वैकेंसीज़ हैं तो 5000 लोग प्री क्वालिफाई करते हैं। 500 वैकेंसी के लिए इसके बाद 1000-1200 लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें से फाइनली 500 लोग सेलेक्ट होते हैं। एक रफ़ आंकड़े ये हैं। 500 पोस्ट के लिए इतनी मारामारी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं, ये एक बहुत आश्चर्य की बात है उन लोगों के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि UPSC में सेलेक्ट होने से क्या हो जाता है, ऐसा क्या भाग्य परिवर्तन हो जाता है। UPSC या PCS दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अखिल भारतीय स्तर पर जब सेलेक्ट होते हैं तो UPSC से सेलेक्ट होते हैं, DM बनते हैं, CDO बनते हैं, वाइस चेयरमैन बनते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के सचिव बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, डिप्टी कमिश्नर यानी कलेक्टर बनते हैं, जिसे DM भी कहते हैं। शुरुआती पोस्टिंग SDM के लिए 1 आध साल तक रहती है, लेकिन बाद में तो DM ही बनना है। और PCS जो है वो प्रांतीय स्तर पर सेवा है, जिसमें आप SDM बनते हैं, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी SP बनते हैं, UPSC से IPS बनते हैं, इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, तो PCS से PPS बनते हैं, यानी CO सर्कल ऑफिसर या डिप्टी SP कह सकते हैं। और सेल्स टैक्स में जो कमर्शियल टैक्स है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर बनते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर बनते हैं, ARTO बनते हैं, असिस्टेंट DIOS बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बनते हैं, पंचायत राज अधिकारी बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स तो मैंने बता ही दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी बनते हैं। बहुत सारे पद हैं। लगभग सभी पदों में मैं UPSC और PCS दोनों की कॉमन बात करूंगा। लगभग सभी पदों में जनता आपके करीब होती है, आप जनता पर शासन करते हैं। सच बात यह है कि आप पब्लिक सर्वेंट होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन आपको चुनता है, आप पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, लोक सेवक कहलाते हैं। लेकिन सच बात यह है, दूसरी सच बात जो है वो ये है कि आप सेवा नहीं करते हैं, आप शासन करते हैं। जनता आपको सर आँखों पर उठा लेती है, झूठे ही सही लेकिन इज्जत देती है, बहुत सम्मान देती है। कई बार अंदर अंदर से नहीं देती है सम्मान, लेकिन ऊपर ऊपर से देना पड़ता है, क्योंकि आपके हाथ में शक्ति होती है। आप एक बहुत पावरफुल अधिकारी होते हैं। अपने क्षेत्र के, अपने सेक्टर के, अपने वार्ड के, अपने सब डिवीज़न के, अपने ज़िले के, अपने ताल्लुके के या अपने परगना के आप अधीक्षक होते हैं, इंचार्ज होते हैं।
आपके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। उन पावर्स के कारण जनता आपके पास अपना काम करवाने आती है। बहुत सारे काम होते हैं जनता के, वो काम करवाने जनता आपके पास आती है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप आरटीओ के दफ्तर में जाते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए आप तमाम अधिकारियों के पास जाते हैं। तो आप अधिकारी को एक सम्मान प्रदर्शित करते हैं। अधिकारी को आप सर या मैडम कह के बात करते हैं, उनके आगे सर झुकाकर खड़े होते हैं। भले ही आप दफ्तर में परेशान हो रहे हों, आपको ऑफिस परेशान कर रहा हो, लेकिन फिर भी अधिकारी के सामने आप सम्मान प्रदर्शित करते हैं। ये सम्मान ग्लैमर है, यही सबसे बड़ा ग्लैमर है। इस ग्लैमर के कारण लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। ये सिविल सर्विसेज जो ज्वाइन करते हैं इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें घूस का पैसा है। ऊपरी इनकम तो बहुत सारी प्राइवेट नौकरियों में भी है। मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, ट्रेजरी ऑफिसर रहा हूँ, तो मुझे पता है प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है चेकिंग के दौरान, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि प्राइवेट कंपनियों में भी ऊपरी कमाई की बहुत सारी गुंजाइश होती है, अच्छी खासी गुंजाइश होती है। लेकिन केवल ऊपरी कमाई की बात नहीं है, केवल घूसखोरी की बात नहीं है। बात है शक्ति की, बात है ग्लैमर की, बात है रिकॉग्निशन की, बात है रिश्तेदारों नातेदारों की जलन की, ईर्ष्या की। जब आप यूपीएससी सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो ईर्ष्या आप अपने परिचितों, नातेदारों, रिश्तेदारों, दोस्तों, मोहल्ले वालों आदि की आंखों में देखते हैं, बड़ा ही सुख देती है। वो ईर्ष्या आपको बहुत सुख देती है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बेटे, ये सत्य है। दो एक लोगों को छोड़कर जो इसके लिए नहीं जाते हैं, मेरे जैसे लोग जिनके लिए पीसीएस या यूपीएससी केवल एक करियर होता है। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं था सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए, तो मैं बैठा ही नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्कॉलर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 1975 का केमिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, टॉपर हूँ। 79 में मैंने डीफिल किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं फिर भी कभी सिविल सर्विस में नहीं बैठा, क्योंकि मुझे ये पता था कि सिविल सर्विसेज में घूसखोरी बहुत है, अवैध इनकम है, और मैं एक सीधे साधे लेक्चरर का बेटा था और मैं इन चीज़ों से कोसों दूर था। मुझे ईमानदारी से नौकरी करनी थी, तो मुझे टीचिंग चाहिए थी, और मैं आखिरकार कानपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गया। 79 में मैं प्रोफेसर हुआ, लेकिन वो टेम्परेरी नौकरी थी, मुझे कुछ तो करना था। दोबारा प्रोफेसर हो गया दूसरे कॉलेज में। अब वो भी नौकरी ख़त्म होने वाली थी, टेम्परेरी वो भी थी 2.5 साल की। अब ये लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो देखा आईएएस की उम्र निकल चुकी है, पीसीएस की एज बची है, एक चांस बचा हुआ है, तो चलो यूपी पीसीएस में बैठ जाते हैं। एमपी पीसीएस का भी फॉर्म भर देते हैं। तो यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस का फॉर्म भर दिया, तैयारी की। रिज़ल्ट 3 साल में आता था, तो लगातार मुझे परीक्षाएं देनी थी। तो यूपी पीसीएस मैंने 1981 का दिया, 82 का दिया, 83 का दिया, एमपी पीसीएस 1982 का दिया। इतना सारे एग्ज़ाम देकर मैं बैठ गया, एज ख़त्म हो गई। अब रिज़ल्ट आने शुरू हुए, तो 1981 में मेरा ट्रेजरी ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ, 1982 में मेरा रीजनल ऑडिट ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ, 1983 में मेरा असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स में सिलेक्शन हुआ, एमपी पीसीएस में बीडीओ में सिलेक्शन हुआ। ये सारे सिलेक्शन मेरे हुए। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, मेरी कोई रुचि नहीं थी। मुझे एक करियर चाहिए था, बस इतना कि इतना इंतज़ाम हो जाए कि मेरे परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए एक सैलरी मुझे आने लगे, बस दैट्स ऑल। और मैंने जब तक नौकरी की है, मैं ईश्वर को साक्षी रखकर ये बात कह सकता हूँ कि मैंने ईमानदारी से की है। तो बस यहीं पर समस्याएं पैदा होती हैं। जब आप ईमानदार होते हैं और आपके चारों ओर बेईमान लोग होते हैं, तो आपको तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। हालांकि उतनी नहीं होती हैं जितनी लोग सोचते हैं।
फिल्मों में दिखाया जाता है कि ठेकेदार आता है, एक तरफ बंदूक रख देता है मेज़ पर, एक तरफ जो अटैची भर नोटों से भरी हुई रख देता है, कहता है दोनों में से जो चाहिए वो ले लो, या तो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे या फिर पैसे ले लो, काम कर दो। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर अपराधी लोग आपसे स्वयं दूर हो जाते हैं। जब आप ईमानदार होते हैं तो अपराधी किस्म के लोग, जो माफिया किस्म के लोग हैं, आपके रास्ते में नहीं आते हैं। मैं जब यहाँ पर कोंडली चेक पोस्ट पर तैनात था तो दूध माफिया, मेटल माफिया, कोल माफिया, ऑयल माफिया, माफिया समझते हैं ना अपराधियों का गिरोह, तो ये तमाम सारे माफिया थे। इन लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया था। ये मेरी चेक पोस्ट के आसपास से भटकते भी नहीं थे। जानते थे कि ये ईमानदार अधिकारी है, छोड़ेगा नहीं और इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र अगर करा देंगे तो ये चला जाएगा, इसे कोई समस्या नहीं है। मैंने कभी ट्रांसफ़र के लिए कभी कोई जुगाड़ नहीं लगाई, कभी कोई प्रयास नहीं किया। जहाँ होता था वहाँ चला गया, वहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली, ट्रांसफ़र होते रहे, मैं नौकरी करता रहा। बहुत नौकरी की। 2001 में मैंने वीआरएस ले लिया क्योंकि स्थितियाँ बहुत बिगड़ गई थी। बेईमानों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, मुझे ठीक से काम नहीं करने दे रहे थे, ट्रांसफ़र इतने ज़्यादा होते थे कि बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही थी और मेरे स्वास्थ्य भी ख़राब हो गया था। मैं इतना तनाव में रहता था जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मेहनत 24 घंटे की थी। 24 घंटे, कभी कभी तो ड्यूटी पड़ती थी, 36 घंटे की ड्यूटी, 72 घंटे की ड्यूटी, ऐसी ड्यूटीज़ भी हुआ करती थी। उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर मेरी बढ़ गई, मुझे डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया और हाइपरटेंशन की वजह से मैं परेशान रहने लगा। दवाइयाँ लेता था नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान रहने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने रेस्ट करिए। मैंने छुट्टी मांगी, डिपार्टमेंट ने नहीं दी। जब नहीं दी तो मैंने कहा कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, और मैंने रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करके मैंने कोचिंग खोल ली, शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद। उत्कर्ष एकेडमी मेरी कानपुर में पहले से थी, उसी की एक ब्रांच के तौर पर मैंने गाज़ियाबाद में उत्कर्ष एकेडमी की ब्रांच के तौर पर शिखर आईएएस एकेडमी खोल ली और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैं प्रसन्न रहा, आज भी प्रसन्न हूँ ईश्वर की कृपा से। टीचर रहकर मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ, सर्विस में मैं प्रसन्न नहीं था, क्योंकि मुझे शक्ति का लालच नहीं था, मुझे दिखावे का लालच नहीं था। रिश्तेदारों की ईर्ष्या से मज़ा तो आता था, नो डाउट मुझे भी मज़ा आया। मेरी एक जेलस मौसी जी थी, उन्हें जलाने में बड़ा मज़ा आया। एक मामा जी हुआ करते थे, उन्हें भी जलाने में बड़ा मज़ा आया। एक ताऊ जी थे, उनको भी जलाने में बड़ा मज़ा आया। ये सब होता था, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसकी वजह से मैं अपने को परेशान करके, अपने को त्रस्त करके नौकरी में बना रहूं। तो एक मौका आया कि जब मैंने छोड़ दी नौकरी। लेकिन सच बात यह है बेटा कि यूपीएससी में लोग क्यों जाते हैं? ग्लैमर के लिए जाते हैं। वो सरकारी गाड़ी, वो चपरासी, वो अर्दली, वो फॉलोअर्स, वो गनमैन, वो जो है गाड़ियाँ, चारों तरफ गाड़ियों के काफ़िले, एक एक अधिकारी के कई कई ऑफिस होते हैं। डीएम के कम से कम 35-40 ऑफिस होते हैं पूरे ज़िले में। जहाँ जाता है अपने ऑफिस में बैठता है, फुल सज्जित सुसज्जित कार्यालय होता है उसका, पूरा स्टाफ होता है और हर जगह वो अपने कार्यालय में जाके बैठता है। एयर कंडीशन सब ऑफिस होते हैं। पीसीएस वालों के एयर कंडीशन ऑफिस नहीं होते थे, आजकल होते हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं होते थे। गर्मी में मुझे नौकरी करनी पड़ी है, भयानक गर्मी में। बिजली चली जाती थी तो बैकअप भी नहीं होता था, जनरेटर भी नहीं होता था, कैंडल जलाकर काम करना पड़ता था। बड़ी भयंकर सिचुएशंस मैंने नौकरी की है। कानपुर रेलवे चेक पोस्ट पर जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो वहाँ पर कोई ऑफिस नहीं था। एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है अधिकारी बैठा करते थे, गर्मी हो बरसात हो। बरसात में हम लोग वहाँ से भाग के टिन शेड में भागा करते थे। एक बूढ़ी औरत थी, उसने अपनी झोपड़ी बना रखी थी वहाँ पर, उनको बुआ कहते थे हम लोग। तो बुआ के घर में हम लोग शरण लेते थे जाके उस झोपड़ी में, जब पानी बरसता था। हमारे पास कोई ऑफिस नहीं था और उस रेलवे चेक पोस्ट पर मैंने ऑफिस बनवाया, चेकिंग ऑफिस बनवाया, दूरबीन लगवाई, टेलीस्कोप लगवाया, जिससे कि मैं देख सकूं दूर दूर तक कि कौन भाग रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। ये सब काम मैंने किए वहाँ पर कानपुर में। मैंने 1997-98 में मैं पोस्टेड था, तो मैंने वहाँ पर मल्टी एंडोर्समेंट चेम्बर बनवाया, ऑफिस बनवाया, बैठने के लिए, लेटने की व्यवस्था करवाई, रेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक शिफ्ट रेस्ट पर रहती है, एक शिफ्ट काम करती है, एक शिफ्ट रेस्ट करती है। तो रेस्ट की भी वहीं व्यवस्था करवाई जिससे ऑफिसर्स लेट सकें, आराम कर सकें, सो सकें। पंखा लगवाया,
एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे, कार्यालय में भी एसी नहीं होते थे। और भयानक गर्मी में मैंने चेकिंग की है, रोड चेकिंग की है, दिन दिन भर चेकिंग की है, रात रात भर चेकिंग की है। ट्रक पकड़े हैं, पकड़ के उनको अरेस्ट किया है, ट्रकों को थाने में बंद करवाया है, उन पर जुर्माने वसूल किए, ये सारे काम किए। तो इन्हीं सब के लिए लोग यूपीएससी या पीसीएस की नौकरियों में जाते हैं, ग्लैमर के लिए, शान शौकत के लिए, सरकारी गाड़ी के लिए, सायरन हूटर के लिए। नीली बत्ती तो अब योगी जी ने बंद करा दी है, नहीं तो नीली बत्ती चमकती थी सरकारी कार पर, प्राइवेट कार पर भी हम लोग लगाते थे, नीली बत्ती भी लगाते थे, हूटर भी लगाते थे। तो ये सब काम किया करते थे, इससे बड़ा मनोबल मिलता था, ये लगता था कि हम कुछ हैं। सोचिए लाखों में एक होते हैं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट कमिश्नर में, उस साल केवल 11 वैकेंसी थी। उन 11 वैकेंसी में 6 वैकेंसी रिज़र्व थी, 5 अनरिज़र्व थी। उन 5 अनरिज़र्व में टॉप पे था। 2.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो 2.5 लाख में से एक में था। तो लाखों में एक हुए कि नहीं हुए? तो आप लाखों में एक होते हैं। आप बैंक पीओ हो जाए तो आपको वो पावर नहीं, जनता तो आपके सामने होगी जनता आपके सामने गिड़गिड़ा भी रही होगी, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही होगी, आपको सम्मान भी दे रही होगी, लेकिन वो पावर नहीं होती। असली मुद्दा मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंत में आपको, असली मुद्दा क्या है। लोगों का कुछ बिगाड़ने की पावर। पावर क्या होती है? कोएर्सिव पावर। कोएर्सिव यानी दंडात्मक शक्ति। आप बैंक क्लर्क होकर, बैंक पीओ होकर, प्रोफेसर होकर, डॉक्टर होकर, इंजीनियर होकर लोगों का बिगाड़ नहीं सकते। मतलब डॉक्टर ऑपरेशन बिगाड़ दे वो अलग बात हुई, उसके लिए तो डॉक्टर की जान आफत में आ जाएगी, लोग आंदोलन कर देंगे, मारपीट करेंगे, अस्पताल में तोड़फोड़ करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन सरकार में आपके पास लोगों का ऑफिशियली कुछ बिगाड़ सकने की क्षमता होती है। आप बुलडोज़र चलवा सकते हैं, बस्तियां उजाड़ सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, लोगों को बेघर कर सकते हैं, लोगों के घर नीलाम करवा सकते हैं, लोगों की खेती मकान बिकवा सकते हैं, अगर इतना टैक्स लगा देंगे। मैंने एक बार बिजनौर में एक कंपनी पर इतना टैक्स लगाया था कि उसके सारे डायरेक्टर सड़क पे आ गए थे और उनके सब के घर वर जब्त हो गए थे और कुर्की हो गए थे, नीलाम हो गए थे और वो रोड पे आ गए थे। तो आपके पास इतनी शक्ति होती है। ये मोदी नगर जो है, यहाँ मोदियों की मिले हैं, ये मोदीज़ जो हैं ये कई बार जेल जा चुके हैं, सेल्स टैक्स वालों ने ही इन्हें भिजवाया है जेल। तो फैक्ट ये है ना कि जब आप जो है, मोदी पॉन के जो डायरेक्टर वगैरह थे वो मेरे समधी साहब जो डिप्टी कमिश्नर से रिटायर हुए, उन्होंने जेल भेजे थे। तो आपके पास एक पावर होती है कि आप लोगों पर जुर्माना लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं और लोग आपके पीछे गिड़गिड़ाते हुए घूमेंगे। आपके सामने आप बाकायदा एक कार्यालय में बैठते हैं, आपके पास एक शानदार रिटायरिंग रूम होता है, आपके पास एक अदालत जैसा चेम्बर भी होता है। कई पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे मैं ट्रेजरी ऑफिसर था तो अदालत जैसा कमरा हुआ करता था, जैसे डीएम की अदालत होती है उसी तरह की अदालत जैसी चीज़ थी मेरे पास। तो इन सब चीज़ों से बड़ा ग्लैमर मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा ही शांति मिलती है, बड़ा ही ऊपर उठने का एहसास मिलता है। जब हम मेहनत करते हैं और उसका परिणाम मिलता है तो लगता है हमें कि बहुत कुछ मिला है। नो डाउट इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं आराम तलब आदमी हूँ आराम पसंद आदमी हूँ। मेरी क्रिएटिव हॉबीज़ हैं, संगीत से मुझे बहुत लगाव है। मैं ऑफिस में ईयरफोन हेडफोन लगा के संगीत सुना करता था जब खाली टाइम होता था, तो मेरी शिकायत हो गई थी, बाकायदा जांच बैठ गई कि ये ऑफिस में ईयरफोन लगा के बैठते हैं, म्यूज़िक सुनते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। जबकि मैंने काम कभी सफ़र नहीं कराया, काम हमेशा किया। जब खाली वक्त होता था तो मैं म्यूज़िक सुनता था, क्योंकि बिना म्यूज़िक के मैं रह नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सी बातें थी। मेरी क्रिएटिव हॉबीज़ थी, राइटिंग की हॉबीज़ थी। मैं मैगज़ीनों में लिखता था, अखबारों में लिखता था। तो मेरे लिखने से लोग नाराज़ हो गए, जल गए, जेलस हो गए, भुन गए, मेरी शिकायत कर दी। गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत कमियां निकाली और मेरी शिकायत की गई, जांच हुई मेरी, और मुझे वार्निंग भी मिली कि आप इस तरह के लेख ना लिखें जो सरकार के ज़रा सा भी ख़िलाफ़ हों। जैसे मैंने सरकार को अगर कोई सजेशन दे दिया अपने लेख में तो उसको सरकार के ख़िलाफ़ मान लिया गया और मुझे चेतावनी दे दी गई कि आपने ये लिखा है और ये दोबारा अगर आपने लिखा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, माना जाएगा कि आप सरकार के विरुद्ध हैं।
तो सरकार में रहकर आप सरकार के विरुद्ध नहीं लिख सकते। तो आखिरकार लिखना मेरा बंद हो गया। 1985 के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, लिखना एकदम बंद हो गया। 85 या 86, मैक्सिमम मैंने 86 तक लिखा है। इसके बाद अखबारों मैगजीनों में लिखना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बड़ा रिस्की था। कुछ भी ज़रा सा भी सरकार के खिलाफ हो गया तो मेरी नौकरी जा सकती थी, जो मेरा सहारा थी। तो क्रिएटिव हॉबीज़ वालों के लिए सरकारी नौकरी नहीं है। अगर आप संगीत पसंद हैं, चित्रकारी पसंद करते हैं, तो आपके लिए सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि आपको समय ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा, और उसकी कोई प्रशंसा करने वाला भी नहीं मिलेगा। अगर आपको गाने का शौक़ है, तबला बजाने का शौक़ है, वायलिन बजाने का शौक़ है, तो आप घर पे थोड़ा बहुत शौक़ पूरा कर सकते हैं। लेकिन सच बात यह है, जब ऑफिस से आते हैं तो इतना थक जाते हैं, इतना टायर्ड होते हैं कि ये सब शौक़ भी जो है धीमे पड़ जाते हैं, और आप केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस यही जो पशु की प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं में आप रह जाते हैं। यानी केवल जो कहा जाता है ना कि मनुष्य की जो आदिम प्रवृत्तियां हैं, आहार, निद्रा और भय, भय तो हमेशा रहता है। सरकारी नौकरी में नौकरी जाने का भय हमेशा रहता है। हमेशा आपको ये डर दिखाया जाता है कि आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, आपको जो है सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, पदच्युत कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सब लेटर आते रहते हैं। आपने अगर ऐसा ना किया तो आपके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पत्र लगातार आते रहते हैं। पढ़कर बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा अफसोस होता है कि मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा, तो धमकी क्यों दे रहे हो भाई? बिना मतलब के क्यों धमकी दे रहे हो? बॉस लोग बड़े गंदे होते हैं, ज़्यादातर बहुत ख़राब बॉस होते हैं, क्योंकि ख़राब होना उनके नेचर में है। उसके बिना नौकरी हो ही नहीं सकती। बहुत ख़राब बॉस मिलते हैं, और वो लोग बहुत तंग करते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन लोग सह लेते हैं, क्योंकि ऊपरी इनकम इतनी ज़्यादा है, इतनी अधिक है। अब मेरे जैसा व्यक्ति जो ऊपरी इनकम में विश्वास नहीं करता या जो घूस नहीं लेता, तो वो क्यों सहेगा किसी की? सहते हैं लोग, इसलिए सहते हैं कि नहीं तो ऊपरी इनकम मारी जाएगी, पोस्टिंग ऐसी कर दी जाएगी कि एक पैसा तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मैं ऐसी ही पोस्टिंग चाहता था जहाँ पर तनख्वाह के अलावा, सैलरी के अलावा कोई इनकम ना हो, तो कम से कम बॉस सताएगा तो नहीं, क्योंकि बॉस जानता है कि इसकी कोई ऊपरी इनकम नहीं है, तो इसको सताना बेकार है। तो मैं बचा रहा। मेरी 10 साल तक ऐसी पोस्टिंग रही, जो सामान्य शब्दों में जिसको ख़राब पोस्टिंग कहते हैं, यानी जहाँ घूसखोरी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं बड़े चैन में रहा, क्योंकि बॉस का भय नहीं रहा। बॉस ने सताया नहीं मुझे, क्योंकि बॉस तभी सताते हैं जब आप 2 नंबर की कमाई करते हैं, तो वो सताते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट में परसेंटेज सेट है, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पर परसेंटेज सेट नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर जो है बॉस ज़्यादा से ज़्यादा आपको तंग करता है। इसलिए मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहा, मैं तो जानता हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि जब परसेंटेज सेट नहीं है, तो फिर जो है बॉस ज़्यादा से ज़्यादा आपको तंग करता है, परेशान करता है। तो ये सब बातें हैं सरकारी नौकरी की। लोग कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी कर रहे हैं नौकरी, क्योंकि ऊपरी इनकम है। अगर केवल तनख्वाह मिले तो क्यों सहा जाए? तो इसलिए मैंने VRS ले लिया, छोड़ दी नौकरी 2001 में। 15 साल थे रिटायरमेंट के। 2015 में रिटायरमेंट था मेरा, लेकिन 2001 में ही मैंने रिटायरमेंट ले लिया। बल्कि मैंने रिज़ाइन किया। रिटायरमेंट लेना जैसा कोई टर्म नहीं होता हमारे यहाँ, VRS नहीं होता गवर्नमेंट सर्विस में, रिज़ाइन किया जाता है। तो रिज़ाइन कर दिया, और गलती से कुछ कैलकुलेशन ऐसा हो गया कि मेरी नौकरी पेंशनेबल भी नहीं हो पाई थी। मैंने कैलकुलेट किया कि पेंशनेबल हो गई है, लेकिन वो पेंशनेबल नहीं हो पाई। ये ज़रा टेक्निकल चीज़ें आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुल मिला के ये समझिए कि मुझसे वो गलती हो गई कि मुझे पेंशन भी नहीं मिली। बिना पेंशन के ही मैं हूँ। अपने ही दम पर, ईश्वर की कृपा से ही अपना गुजारा चल रहा है। जो भी चल रहा है शिखर IAS अकेडमी से चल रहा है, बच्चों को पढ़ा कर चल रहा है। एक आध एडमिशन जो हो जाता है उससे काम चलता है, बस। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में लोग क्यों जाते हैं। ये आपको मेरे जैसे व्यक्ति ही बता सकता है, जिसने सरकारी नौकरी की, 2 नौकरियाँ की, ट्रेजरी अफसर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर रहा। ट्रेजरी अफसर की नौकरी बहुत अच्छी थी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जहाँ कोई ऊपरी इनकम का कोई प्रश्न नहीं था। बड़े ही शान की नौकरी थी। पूरा ज़िला आपको बिल्कुल जो है मान देता था, सम्मान देता था, प्यार देता था, स्नेह देता था।
और मानता था। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि कौन सी नौकरी आपको मिलती है। हो सकता है आपको ऐसा डिपार्टमेंट मिले कि आप बहुत संतुष्ट रहें, हो सकता है आपको ऐसा डिपार्टमेंट मिले जो बहुत निकृष्ट हो। टैक्सेशन डिपार्टमेंट ज़्यादातर बहुत निकृष्ट होते हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा मिले। हो सकता है नेतागिरी वाला डिपार्टमेंट मिले, जैसे पंचायती राज वगैरह हैं, ये नेतागिरी वाले डिपार्टमेंट हैं। कुछ लोग जो नेतागिरी प्रवृत्ति के हैं, जो छात्र, वो बड़े आराम से निभा ले जाएंगे। मेरे जैसा व्यक्ति नहीं निभा सकता, उसके वो नेतागिरी के जो कीटाणु हैं मेरे ब्लड में नहीं है, तो मैं नहीं निभा सकता। तो बेटा मेरा उदाहरण मत लीजिए कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। मैं नहीं निभा सकता था। मैं क्रिएटिव हॉबीज़ वाला आदमी था, संगीत प्रिय आदमी था। मेरी जाने कितनी हॉबीज़ हैं। फ़ोटोग्राफ़ी मेरी हॉबी है, किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है, क्रिएटिव राइटिंग मेरी हॉबी है, चित्रकला मेरी हॉबी रही है, बहुत सारी हॉबीज़ हैं। तो उन हॉबीज़ को मैं मेंटेन नहीं कर सकता था, और मेरी हॉबीज़ मेरी ज़िंदगी है, तो वो मेंटेन मैं नहीं कर सकता था वहाँ रहते हुए। इसलिए जो है मैंने छोड़ दी। तो यही बस बात मुझे कहनी है। ओके।